औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा रिमेनिंग था जो आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से हमें ये कॉन्सेप्ट मिला था कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आके प्रोपेगेट करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, यानी वो एक साइड को प्रोपेगेट करती हैं। अब अगर हम डायरेक्टली इसके स्पेक्ट्रम की तरफ आएँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम की तरफ आएँ, तो उनमें कुछ मिले जुले स्पेक्ट्रम्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ टाइप्स होती हैं, जिनमें कुछ रेडियो वेव्स होती हैं, उसके बाद कुछ इंफ्रारेड रेज होती हैं, कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम जिनकी जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली होती हैं। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, फिर एक्स रेज और गैमा रेज। तो स्टूडेंट्स, जो एक्स रेज होती हैं वो किसी एटम्स के अंदर, या पढ़ चुके हैं कि इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जो गैमा रेज होती हैं वो न्यूक्लियस का कुछ पार्ट, जब हम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाते हैं तो तब फोटोन इमिट्स होते हैं। इसके बरक्स जब एटम्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स की तरफ आते हैं तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये फिनोमेना होता है, तो तब गैमा रेज इमिट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर एक पैटर्न है जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, या विजिबल स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम विजिबल पैटर्न भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की इस बनाई गई कायनात के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी वेव्स भी हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उनमें से कुछ पार्ट हैं जिनको हम लाइट का, ये बेसिकली सारी जो वेव्स हैं ये है तो लाइट ही। तो इसमें कुछ लाइट्स ऐसी हैं जो विजिबल हैं, जिनका पैटर्न 400 नैनोमीटर से लेकर उनकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर तक है। उससे हटके इससे वेवलेंथ जितनी भी लेस हैं, जितनी भी कम वेवलेंथ की जो रेज़ हैं वो हमें नज़र नहीं आती, और इससे जितनी ज़्यादा है वो भी हमें नज़र नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं, जो सूरज से हर वक्त हमारी तरफ आ रही हैं, जो सिर्फ किस वजह से हमारे तक नहीं पहुंचती, हमें हीट अप नहीं करती, हमें डैमेजेस नहीं करती, तो वो ओजोन लेयर की वजह से है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला रेडियो वेव्स वाला जो पोर्शन है, या इंफ्रारेड रेज वाला पोर्शन है, या अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज या गैमा रेज हैं, तो ये हमारे लिए इनविजिबल हैं। और ये वाले जो पैटर्न्स हैं इनकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा भी है, और उनमें से जैसे गैमा रेज है इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। और अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो ये भी हम नहीं देख सकते, इनकी वेवलेंथ बहुत शार्टर होती है। नीचे स्टूडेंट्स इसके फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी आपको बताया गया है, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके साथ हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, इसमें क्या था कि हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था। जनरेशन के बाद स्टूडेंट्स हमने ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बारे में पढ़ना है, और उसके साथ मॉड्यूलेशन किस तरह से करते हैं, फ्रीक्वेंसी की के टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है, ये वाला आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, जो इसी टॉपिक से रिमेनिंग कल के लेक्चर से रह गया था, वो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से बनती हैं, कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर इस तरह से नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं बेसिकली।
अब ट्रांसमिटिंग एंटीना भी इसी असूल के तहत काम करेगा। अ पीस ऑफ वायर इन विच चार्ज एक्सेलरेट इज कॉल्ड ट्रांसमिटिंग एंटीना। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला एंटीना क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपको ये भी पता है कैसे जनरेट होती हैं, जो हमने अभी बात की कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोपिगेट करेंगे या म्यूचुअली परपेंडिकुलर आके जब फ्लो करेंगे तो तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे। तो चार्ज by an alternating source of potential V, frequency f and time period t reverses charge on the antenna constantly. For example, if the top has positive charge q at any instant, then after time t half the charge on it will be negative q. अब स्टूडेंट ये जस्ट वही बात की है कि जब चार्ज पॉजिटिव क्यू होता है तो तब साइनसोइडल वेव का अपर पार्ट बनता है, जब नेगेटिव क्यू होता है तो वो नेक्स्ट उसका साइकिल कंप्लीट करता है। जैसे हमने ये भी बात की है कि जो एसी करंट होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी पढ़ चुके हैं। इससे हट के जो सेकंड ईयर का होगा हमारा चैप्टर नंबर 16, उसमें भी एसी करंट के बारे में डिस्कशन आएगी कि जो एसी करंट होता है वो अपनी टाइम के साथ पोलैरिटी चेंज करता रहता है। इसीलिए स्टूडेंट्स की आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे होगी। ये तो जस्ट बताया गया है कि जब एसी सोर्स अब हमने अप्लाई किया है किसी भी कनेक्शन के साथ, तो जब टाइम हाफ होता है तो वो यानी टी मुकम्मल होने तक, यानी ज़ीरो से लेकर जो पूरी लाइन होती है टाइम पीरियड की हम ड्रा करते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ चार्ज जो होता है वो एक दफ़ा पॉजिटिव सर्कल में मूव करता है, दूसरी दफ़ा नेगेटिव, या आप ऐसे कह लें कि एक दफ़ा क्लॉकवाइज दूसरी दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो एसी करंट होता है वो अपनी पोलैरिटी विद इन टाइम चेंज करता रहता है। सच रेगुलर रिवर्सल ऑफ चार्ज ऑन द एंटीना गिव्स राइज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट कॉन्स्टेंटली चेंज विद फ्रिक्वेंसी है द चेंजिंग फ्लक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी चेंज फ्लक्स होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होंगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होके मूव करते हैं तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स यही बात अब भी की है। द चेंजिंग फ्लक्स सेट्स अप एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच प्रोपिगेट्स आउट इन स्पेस अवे फ्रॉम द एंटीना। अब वो एंटीना से निकलकर वेव्स कहाँ जाएंगी? स्पेस में मूव कर पाएंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी ही ये होती है कि वो स्पेस में मूव कर सकती हैं, उनको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपिगेशन की बात करें स्पेस के अंदर, या हम रेडियो वेव्स की बात करें, तो वो फ्री स्पेस में 94,000 टाइम 1 सेकंड में क्या कर सकती हैं? प्रोड्यूस होती हैं, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, या आप उनकी फ्रीक्वेंसी क्या कह सकते हैं? 94 किलोहर्ट्ज़ होती है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर स्टूडेंट्स हमने एक ऐसी डिवाइस बनानी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैच करें या रिसीव करें। अब जो एंटीना होता है, ज़ाहिर सी बात है, आप बूस्टर लगाते हैं तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही कैरी करता है, वो अट्रैक्ट करता है, रिसीव करता है। अब जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के लिए एक एंटीना बनाया ट्रांसमिशन के लिए, वैसे ही एक एंटीना उसको रिसीव करने के लिए भी बना सकते हैं। अ पीस ऑफ वायर इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द एक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड which gives rise to an alternating voltage across it, and receive wave is called receiving antenna। तो स्टूडेंट्स, ये किस तरह से, किस फिनोमेना से रिसीव करेगा एंटीना, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। When electromagnetic waves fall on the wire of receiving antenna, the electrons in the wire move under the action of oscillating electric field which gives rise to an alternating voltage across the wire।
If frequency of AC voltage is the same as the wave, then resonance occurs and the wire is received. अब स्टूडेंट्स ये भी आपने पढ़ा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहाँ पे जाके क्रिएट होती है, ये हम लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ मैच करती हैं तो एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या एक बीट्स जनरेट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज. दैट ऑफ वेव्स द रेजोनेंस occurs the wave is received as the electric field of the wave is very weak at a distance of many kilometers for the transmitter. The voltage appears across the receiving antenna is very small. Each transmitter propagates radio waves of one particular frequency. When a number of transmitting stations operate simultaneously, the number of radio waves of different frequencies are present in the space. तो स्टूडेंट्स अगर हम इस रिसीविंग एंटीना की बात करें तो वो वाली फ्रीक्वेंसीज़ वो कैच करता है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उनको मैच करके वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज़ हमें मुहैया करता है. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं इस एंटीना को बनाने के लिए, जिसका सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, जिसके अंदर एक सी यानी कैपेसिटर लगाया गया है. कैपेसिटर क्या होता है स्टूडेंट्स? चार्ज स्टोर करने के लिए डिवाइस भी होती है, या आप इसके ऊपर जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब है कि वेरिएबल कैपेसिटर, और इसके साथ एक इंडक्टर लगाया गया है. इसकी सारी वर्किंग स्टूडेंट्स आप इधर से पढ़ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स अब आपको एक मेन कंसेप्ट इसके अंदर बता दूं कि जो हमारे पास कैपेसिटर होता है उसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है. अब जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होती है. जब उसकी इंडक्टेंस कम या ज़्यादा होती है, जब उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को मैच करके रिसीव करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. अब स्टूडेंट्स जो कैपेसिटर है इसके अंदर जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जब इसके अंदर इंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जनरेट होता है, तो जैसे ही इस इंडक्टर की वजह से चेंज होने वाले फील्ड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी. जैसे ही इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इंडक्टर की वजह से कम होगा तो इसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी. यही वजह है कि ये वाला जो कैपेसिटर और इंडक्टर है एक दूसरे को चार्ज और डिस्चार्ज करते रहेंगे, या आप ऐसे कह लें कि जब कैपेसिटर काम करेगा तो इंडक्टर में से फ्लो रुक जाएगा, जब इंडक्टर काम करेगा तो कैपेसिटर में से फ्लो रुक जाएगा. इस तरह से ये रिसीविंग एंटीना काम करता रहेगा. अब स्टूडेंट्स इसके अंदर है कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ रेडिएशन या वेव्स, कुछ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमने वो रिसीव कर ली हैं. अब वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं भी कि नहीं, उनकी मॉड्यूलेशन करनी होती है स्टूडेंट्स. अब उनको मॉड्यूलेट करके हम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी हासिल कर सकते हैं. जैसा कि आपने सम टाइम कभी रेडियो सुना होगा तो उसकी, या आप अपने सेल फ़ोन पे FM जब यूज़ करते हैं तो कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जब हम उनकी ट्यूनिंग करते हैं तो वो हम मैचिंग करती हुई फ्रीक्वेंसी को वहाँ मैच करवा के सुन सकते हैं, या हम मॉड्यूलेशन उसकी ऐसे करते हैं कि हमें जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो इजीली सुन सकें. तो स्टूडेंट्स इसी तरह से मॉड्यूलेशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, जिसका हम अभी डिस्कशन भी करेंगे. तो मॉड्यूलेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद द हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव carrier waves is called modulation. The resultant wave is called modulated carrier waves. Low frequency signal is known as the modulation signal. अब स्टूडेंट्स हम लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को मॉड्यूलेट करके जब हाई वैल्यू के साथ मिलाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच करके जो फ्रीक्वेंसी हासिल करते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन. 2 टाइप्स होती हैं मॉड्यूलेशन की स्टूडेंट, जिसमें क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन.
स्टूडेंट्स जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो जस्ट हम एम्पलीट्यूड को ही वेरी करेंगे और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तब हम फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करेंगे, वेरिएबल करेंगे और एम्पलीट्यूड को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी डिटेल थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स इंक्रीजेज ऑफ or decreases as the amplitude of the superposing modulation signal increases or decreasing, but frequency of waves remains same। अब फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज नहीं करना, जस्ट हमने एम्पलीट्यूड को चेंज करके देखना है और इसी वजह से हम अपनी रिक्वायर्ड मॉड्यूलेशन क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी हासिल कर सकते हैं, ऑडियो सिग्नल हासिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेंगे, उसको चेंज करेंगे जबकि एम्पलीट्यूड को सेम रखेंगे। तो ये वाला फिनोमेना है, इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं स्टूडेंट्स। यकीनन आप थ्योरेटिकल बातों से ज़रा बोर होंगे, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक है ये इसी तरह से समझा जाएगा। इसके अंदर आपने ये बातें याद रखनी है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। अगर इससे ज़्यादा वेवलेंथ की वेव्स हैं वो भी हमें नज़र नहीं आती, विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं शो करती। इससे जो कम है वो भी हम नहीं देख सकते। अब इनकी जो जनरेशन है वो किस तरह से है? अगर हम एक्स रेज़ की बात करें तो वो इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से जनरेट होती हैं। अगर हम गैमा रेज़ की बात करें तो वो जब न्यूक्लियस का इनर रिएक्शन होता है तो तब हमें क्या मिलती हैं, गैमा रेज़ मिलती हैं जिनकी इंटेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज़, इंफ्रारेड वेव्स। ये सारी वेव्स इंतहाई अहम है जो नेक्स्ट न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर भी यूज़ होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज इसका जो थ्योरी वाला पार्ट था वो समअप हुआ, ये चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर्स के अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर या इन चैप्टर्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ रीड करना है, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है इसलिए स्टूडेंट्स कुछ परेशान हो जाते हैं। अगर आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी या इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करने में इन बातों में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।